नमस्कार। संविधान की उद्देशिका के परिचय को हमने एक बार का देख लिया है। अब देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका के शब्दों का क्या अर्थ है। भारत के संविधान की उद्देशिका यहाँ से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ से लिया गया है? यह है यूएसए के संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू होती है। उसी के अकॉर्डिंग भारत की भी इसी प्रकार यहाँ यूनाइटेड स्टेट की जगह इंडिया। तो ये सेम चीज़ यूएसए के संविधान से ली गई है। हम भारत के लोग, ये चीज़ इंगित करती है लौकिक संप्रभुता को, पॉपुलर सॉवरेनिटी को। मतलब कि यहाँ राज किसका है? जनता का। या इसे ऐसे कह सकते हैं कि जनता राज। लौकिक संप्रभुता का एक ये मतलब होता है कि यहाँ सर्वोसर्वा जनता ही है, जनता ही अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। और लोकतांत्रिक सहभागिता और लोक कल्याणकारी राज्य की प्रेरणा भी हमें इसी स्टेटमेंट से मिलती है कि हम भारत के लोग। लोकतांत्रिक सहभागिता का मतलब होता है कि लोगों के बीच में आपसी सहभागिता से शासन को चलाना। दुर्गादास बसु ने कहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक चरित्र और समस्त शक्ति का परम स्रोत जनता को मानते हैं। ये दुर्गादास बसु ने कहा है, यानी डी बसु ने। हम भारत के लोग की ही इन्होंने रिव्यू दिया है। इसके अलावा संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता, यहाँ पर हमने बात की थी कि लौकिक प्रभुसत्ता और अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है, तो इसे ही लौकिक प्रभुसत्ता कहते हैं। और समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी जनता ही है। संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है, क्योंकि उस समय संविधान पर जिन्होंने साइन किया था 284 मेंबर्स ने, वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। लेकिन उन्होंने कहा क्या था कि हम भारत के लोग, मतलब वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता से ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। अब इसमें से ध्यान रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं कि हम भारत के लोग, अगर स्टेटमेंट पूछी जाए एग्जाम में, तो क्या क्या चीज़ें इंगित करती है? लौकिक प्रभुसत्ता, अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में, सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु जनता। ठीक है, अब देखते हैं आगे का। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये बताता है भारतीय राज्य की प्रकृति, मतलब कि सोवरेन। भारत एक सोवरेन स्टेट है। ये आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है। आंतरिक मामलों में भारत का संविधान जिस सरकार को शक्ति देता है वो सबसे ऊंची है। उसे किसी की मानने की ज़रूरत नहीं है और वो किसी बाह्य मामले में भी किसी विदेशी शक्ति के अधीन होकर अपने निर्णय नहीं लेता है। मतलब आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में वो खुद के निर्णय खुद ही लेता है, इसलिए इसे संप्रभुत्व संपन्न कहा है। लेकिन एक अपवाद के रूप में 1949 में नेहरू जी ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी और इसमें ब्रिटेन को प्रमुख माना जाता है कि हम ब्रिटेन के पहले गुलाम रह चुके हैं। लेकिन यह एक स्वैच्छिक सदस्यता थी, हम पर यह बंदिश नहीं थी कि आपको कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना ही है, आपको उसकी सदस्य लेनी ही है। लेकिन हमने अपनी इच्छा से इसमें भाग लिया है। अब अगला वर्ड है समाजवादी, सोशलिस्ट। तो इसे 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। और लोकतांत्रिक समाजवाद की ये बात करता है, कंप्लीट समाजवाद नहीं, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका समर्थन नेहरू जी किया करते थे और फेबियनवादी किया करते थे। और इसका एक मतलब ये भी है कि इसे एक और नाम कहते हैं कि उदारवादी समाजवाद, क्योंकि यह उदारवादी और समाजवादियों दोनों के विचारों को बीच की एक कड़ी का रूप में माना जाता है। डी.एस. नकारावाद, देखिए नकारा उसकी जाति थी, तो डी.एस. नकारावाद हुआ था 1982 में। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा समाजवाद है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, जिसमें झुकाव है गांधीवाद की ओर।
क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि इसमें कोई वर्गों की बात नहीं होती है। इन्होंने जैसे मजदूरों को एक वर्ग बताया है, इसमें सभी लोगों को एक साथ बताया कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है इंडिया की वो सभी लोगों की है। प्रस्तावना में भी पहले से ही वर्णित था सामाजिक और आर्थिक न्याय, फिर भी इसे बाद में अलग से भी ऐड किया है। और नीति निर्देशक तत्व में भी ये 29 में था कि सबको समान न्याय देगा राज्य। ये दो चीजें पहले से ही थी संविधान में, फिर भी समाजवादी का ऐड किया गया था 42वें संशोधन में। और इसीलिए अंबेडकर आलोचना करते थे कि समाजवादी हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारे अनुच्छेदों में पहले से ही इनका वर्णन है। समाजवाद और उदारवाद दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि फेबियनवादी, तो वो यही करते हैं। भारतीय समाजवाद स्वतंत्रता और समानता दोनों को महत्व देता है। देखिए, उदारवादी केवल स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और समाजवादी केवल समानता को महत्व देते हैं। लेकिन हमारा भारतीय समाजवाद उदारवादी समाजवाद है, इसलिए स्वतंत्रता और समानता दोनों को महत्व देता है। डॉक्टर अंबेडकर की बात कहें तो इन्होंने कहा कि हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तब सभी को राजनीतिक समानता तो मिली थी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समता नहीं मिली थी। तो इन्होंने कहा था कि राजनीतिक समानता के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक खाई है लोगों के बीच में, तो आगे चलकर ये विरोधाभासी जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब देखते हैं ये कितने दिन चलेगा। क्योंकि आंद्रे बताई ने भी इसी स्टेटमेंट के आगे कहा है कि संविधान एक तो यह बताता है कि हमें किस तरफ चलना है, लेकिन सामाजिक संरचना यह तय करेगी हम कितनी दूरी और कितनी गति से आगे बढ़ेंगे। मतलब सिर्फ संविधान दिशा बता रहा है, लेकिन स्पीड कितनी होगी और हम कितना चल पाएंगे ये बताएगा हमारी सामाजिक संरचना। नेहरू जी ने भी समाजवादी की ओर कुछ कदम उठाए थे, जैसे कि 1951 में पहले संविधान संशोधन में उन्होंने 31A, 31B और 15(4) ये 3 अनुच्छेद जोड़े थे। और इन अनुच्छेदों के द्वारा उन्होंने आर्थिक समानता के लिहाज से संपत्ति के मूल अधिकार को संशोधित किया और भूमि अधिग्रहण के राज्य निर्धारित कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिहाज से 9वीं अनुसूची को ऐड किया था। मतलब भूमि अधिग्रहण पहले नहीं किया जा सकता क्योंकि संपत्ति को मूल अधिकार में माना गया था, तो अब उसे मूल अधिकार से हटा दिया और भूमि अधिग्रहण को राज्य के एक खुद की शक्ति के अंदर मिला लिया और 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया कि राज्य ये कर सकता है क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। सामाजिक समानता के दायरे को विस्तृत करने के लिए सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के हित में विशेष प्रावधान करने की शक्ति राज्य को दी, जो कि 15(4) में है। और 31A और 31B के अकॉर्डिंग उन्होंने एक तो 9वीं अनुसूची भी ऐड की और एक मूल अधिकार को भी हटाया। तो ये समाजवाद की ओर उनका एक कदम था। आगे देखते हैं। पंजाब राज्य बनाम मॉडर्नवाद 2004 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद हमारे लिए एक आकर्षक शब्द रहेगा क्योंकि 19वीं सदी यानी 1991 के आसपास हमने जो खुली अर्थव्यवस्था अपनाई थी, तो ये चीज़ अब समाप्त हो चुकी है समाजवाद वाली, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट रहेगी। और डी बसु ने कहा है कि 1991 की जब परिस्थितियां बदली थी तो हमारा भारतीय पेंडुलम समाजवाद, मतलब जो एक ही जगह इर्द गिर्द घूमने वाली चीजें अब दूर हो चुकी हैं, अब खुली अर्थव्यवस्था की ओर चला है। तो हमने समाजवाद का जो ऐड किया है 1976 में,
उससे पहले की परिस्थितियां देखिए, उसके बाद की परिस्थितियां देखिए और 1991 के बाद की परिस्थितियां देखिए। तो 1976 से पहले संविधान में ऐड करने से अम्बेडकर ने विरोध किया था कि हम समाजवाद को ऐड नहीं करेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि वो समाजवाद के विरोधी थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व और कुछ अनुच्छेदों में इसका वर्णन पहले से ही है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार आई तो उन्होंने धीरे धीरे इसमें बदलाव शुरू किया और समाजवाद की ओर बढ़ने लगा। और 1976 तक आते आते समाजवाद हमारे चरम पर था। लेकिन 1976 के बाद में अब धीमे धीमे कम होने लगा और 1991 के बाद में यह लगभग समाप्त की हो गया। अब हम एक उदारवादी राष्ट्र हैं। लेकिन समाजवाद की जो उस समय जोड़ा गया था 1976 में, उसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसके अपने तरफ से मनचाही व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तक समाजवाद है वो हमारे उद्देशिका में जुड़ा हुआ है। पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। हमारा राष्ट्र एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यह भी 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया समाजवाद के साथ में। वैसे पंथ निरपेक्षता की चीजें पहले से ही संविधान में थी, जो इंगित करती थी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद में भी इसे जोड़ा गया। तो डी बसु कहते हैं कि एक ऐसी चीज है जिससे भ्रांतियां अलग ज्यादा हुई है और लाभ कम हुआ। मतलब जब जब पंथ निरपेक्ष की बात हुई है भारत के लिए, तो इसकी अलग अलग अस्पष्ट व्याख्याएं हुई है और अपनी मनचाही व्याख्या हर बार की गई है, लेकिन इससे कोई भारत को लाभ नहीं हुआ है। ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जोड़ा गया। अब बात करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की, जो 1973 का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचा मान लिया गया। अब देखिए 1976 में पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, लेकिन पंथ निरपेक्षता को संवैधानिक का मूल ढांचा पहले से ही माना हुआ है, तो मतलब उद्देशिका में ऐड करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जब ऐड कर दिया है तो उसके बाद में एक केस हुआ था बोम्मईवाद 1994 में, तो उस समय भी पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। लेकिन हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो वेस्टर्न जो विचार हैं उनसे अलग है। पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता की कुछ मेन फीचर है, क्योंकि जैसे ब्रिटेन वगैरह का देखा जाए तो वहाँ पर धर्म का निजीकरण है। मतलब सार्वजनिक रूप से आप धर्म की बात नहीं कर सकते। जब आप सार्वजनिक दायरे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ अपनी धार्मिक निष्ठाएं छोड़नी पड़ती है। ये केवल निजी दायरे के लिए है। मतलब आप अंतःकरण में आप कुछ भी मानो, आप घर में कुछ भी करो, लेकिन सार्वजनिक रूप से आप किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते और सरकार तो कभी नहीं करेगी। तो इसे नकारात्मक पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। इसके अलावा धर्म के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जैसे कि नकारात्मक पंथ निरपेक्षता का ही यह फीचर है कि वो धर्म को पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। वो कैसे भी करके धर्म से दूर जाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ये मानने वालों में से है। और समूह आधारित अधिकारों के प्रति असंवेदनशील। यहाँ पर केवल व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बात की जाती है और फोकस भी व्यक्तिगत अधिकारों पर ही होता है, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है बजाय कि समूह आधारित। समूह आधारित का मतलब होता है कि आप एक किसी संप्रदाय, किसी वर्ग, तो उसके लिए नहीं। आप ये नहीं कह सकती अब हिंदू के लिए ये करो या मुसलमान के लिए ये करो, तो इसके लिए कोई सकारात्मक कदम वहाँ की सरकारें नहीं उठाती, बल्कि वो ऐसे अधिकार प्रावधान ही नहीं करती। लेकिन भारत ऐसा करता है, जैसे कि 29 और 30 अनुच्छेद में दे रखा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए विशेष अधिकार दे रखे हैं। पृथकता की दीवार खींचती है एक तो अंतरधार्मिक प्रभुत्व और अंतराधार्मिक प्रभुत्व। इसको सही तरीके रोक नहीं पाती। अब देखिए दोनों चीजें क्या है।
अंतरधार्मिक प्रभुत्व मतलब एक ही धर्म को मानने वाले लोगों में भी अलग अलग बीच में वर्ग होते हैं, तो उनमें जब टकराव होता है तो सरकार का कोई रोल नहीं होता है। और दो धार्मिक चीजों में भी अगर एक धर्म का दूसरे धर्म पर प्रभुत्व बढ़ रहा है तो वहां भी सरकार कोई खुद का रोल नहीं अदा करती। मतलब ऐसी चीजों को रोकने में वो असक्षम है, वो नेगेटिव रोल निभाती है, वो इनसे सिर्फ दूर रहती है। वहाँ की सरकारें इनसे दूर बनी रहती है, तो वहाँ के जो कानून हैं वगैरह सब वो इसी अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमने 4 फीचर देखे हैं नकारात्मक पंथ निरपेक्षता के बारे में, और ये प्रभावित है प्रोटेस्टेंट नैतिकता से। प्रोटेस्टेंट एथिक्स जब ईसाई धर्म के विरोध में जो परंपरागत चीजें चली आ रही थी उनके विरोध में ईसाई धर्म के जो सुधार के बारे में बात की गई थी, वहां से ये प्रभावित है। उसके बाद में मानव को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया, व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। और जब हमने ये बात की थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत अधिकारों की बातें की जाने लगी, तो ये सभी चीज़ें प्रोटेस्टेंट नैतिकता के प्रभाव में थी। संदर्भों के प्रति असंवेदनशील, तो इतनी बातों के बाद में पता चल ही जाता है कि नकारात्मक पंथ निरपेक्षता किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो संदर्भों के प्रति असंवेदनशीलता मतलब वो ना तो हिंदू धर्म की किसी बुक को मानेगी, ना इस्लाम धर्म की किसी बुक को मानेगी, ना ही ईसाई धर्म की किसी बुक को मानेगी, चाहे उसमें कितनी भी अच्छी कोई बात हो। मतलब उनके प्रति बिल्कुल नेगेटिव, मतलब कभी रेफरेंस के तौर पर भी किसी नैतिक चीज को वो बाइबल के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं कर सकते। अब जस्ट देखिए, हमारे भारतीय पंथ निरपेक्षता है वो है सकारात्मक, तो ये जितने भी फीचर हैं इनका उल्टा है। उल्टा तो नहीं कह सकते, उनमें सुधार किया गया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार। तो राजीव भार्गव ने उनकी 6 विशेषता बताई, तो आपको इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय सेक्युलरवाद मतलब भारतीय पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं आपको याद रखनी है। इसे बहुमूल्य सेक्युलरिज्म कहा जाता है और वैकल्पिक सेक्युलरवाद भी कहा जाता है। मतलब वैकल्पिक इस प्रकार की, जो मूल पंथ निरपेक्षता का विचार है वो पाश्चात्य से आया है, लेकिन उसके विकल्प के रूप में उभरा है। और बहुमूल्य मतलब इसमें कई मूल्यों का समावेश है। तो पहली जो विशेषता है वो है धार्मिक समूह और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भी जुड़ा है। जहां नकारात्मक पंथ निरपेक्षता ये बात करती थी कि केवल व्यक्तिगत अधिकारों की ही बात करती थी और कोई भी समूह और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कोई बात नहीं, लेकिन सकारात्मक पंथ निरपेक्षता में धार्मिक समूहों को अलग अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार देकर उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसा कि आर्टिकल 29 और 30 में है। विशिष्ट सामुदायिक अधिकारों की व्यवस्था, जैसा कि हमने पहले कहा है, लेकिन हमने 2 टर्म पढ़ी थी, अंतरधार्मिक और अंतराधार्मिक। यहाँ इसके दमन और प्रभुत्व को रोकता है। अंतरधार्मिक का मतलब होता है कि जैसे हिंदू धर्म की कोई कुरीतियां हैं जिनकी वजह से उनके वर्गों में आपसी टकराव होता है। जैसे कि अगर हम देखें सबरीमाला का केस, तो इसमें कहा गया था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में निर्णय दिया था और सकारात्मक भूमिका निभाई थी। ये नहीं कहा कि नहीं, हम ये धार्मिक मैटर हैं और हम इसमें नहीं बोलेंगे। उन्होंने खुल के बोला है और डिसीजन भी दिया है। तो अंतर्धार्मिक प्रभुत्व और दमन इस चीज को रोकने में सक्षमता दिखाई है। और अंतराधार्मिक मतलब 2 धर्मों में अगर एक धर्म के लोग या एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अगर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है या दूसरे पर दमन करता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिवली सामने आकर बीच में निर्णय देगा और बीच बचाव करेगा। तो यह है सकारात्मक भूमिका। धर्म का पूर्ण बहिष्कार नहीं,
जैसा कि नकारात्मक पंथ निरपेक्षता में कि वो धर्म को बिल्कुल नहीं मानते, धर्म को नेगेटिव चीज मानते हैं, लेकिन ये धर्म को पॉजिटिव चीज मानते हैं, लेकिन एक तर्क के साथ में उससे एक दूरी बनाए रखें। इसलिए इसे धर्म का पूर्ण बहिष्करण नहीं किया कहा जा सकता। ये ज्यादा समावेशी चरित्र का है। अगर वहाँ की बात करें जहाँ से ये पंथ निरपेक्षता का विचार आया है, तो वहाँ पर ना तो नस्लीय विभिन्नता ज़्यादा है और ना ही रिलीजियस विभिन्नताएं ज़्यादा हैं। लेकिन भारत में ये दोनों विविधताएं बहुत अधिक है और ये दोनों को संरक्षण प्रदान करती है। मतलब जो अल्पसंख्यक है, चाहे समुदाय से हो, चाहे रेसिज्म से हो, किसी भी प्रकार से, तो उनको ये संरक्षण प्रदान करके सबका समावेश करती है, तो वो इतना समावेश नहीं कर सकती। नैतिक तार्किकता में संदर्भ युक्त संकल्पना को स्वीकार करना। जब नैतिक बातें आती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने ही क्यों ना आए, तो वो अपने संदर्भ के लिए यूज करते हैं गीता, बाइबल, इन सब का, या इस्लाम की किसी भी बुक का, या ये जितने भी धर्मों की बुक्स हैं उनके रेफरेंस यूज करता है वो, ताकि वो नैतिकता को फिक्स कर सके, क्योंकि नैतिकताएं हमेशा सापेक्ष रूप से चलती है। तो जैसे कि अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, कि जैसे कि भारत के मुसलमान हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने से टाइम जो पारिवारिक कोई कलह है या किसी इसी प्रकार की कोई चीज है, तो उसमें निर्णय लेते समय उनके रूल्स को ध्यान में रखेगा, ना कि उसे उनके रूल्स को ध्यान में ना रखे हुए डायरेक्ट डिसीजन देगा। सैद्धांतिक अलगाव, प्रिंसिपल डिस्टेंस, मतलब सैद्धांतिक रूप से ऊपरी तौर पर कहीं पर भी धर्म का सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन व्यवहारिक रूप में भारत में इसको लेकर सपोर्ट किया जाता है, ताकि किसी का प्रभुत्व किसी दूसरे पर ना हो और कोई किसी का दमन ना कर सके। इसलिए द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम नरासू अप्पा 1952 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर धर्म या संप्रदाय को एक ही पैमाने पर नहीं मापना चाहिए। सभी धर्मों के अलग अलग रूल्स हैं और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग देखा जाना चाहिए। और इसमें यह भी बात की गई थी कि अगर कोई चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, या किसी धर्म की कोई चीज कुरीति को लेकर डिसीजन देता है, तो उसमें आप यह नहीं कह सकते कि आपको सारी कुरीतियां मिटानी है, आपने सिर्फ एक को ही इंगित क्यों किया। करो तो सारी करो, वरना एक भी मत करो। तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसा वक्त की समय यानी कि समय की जो मांग है, उसी के अकॉर्डिंग जो केस आते हैं और जिस समय की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम उस कुरीति को ख़त्म करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बैठे बैठे किसी धर्म की सारी कुरीतियां निकालें और उनको एक साथ ही उनका सॉल्यूशन कर दें। जैसे कि 3 तलाक है, जब 3 तलाक का मैटर आता है तो कहा जाता है कि इस समुदाय की ही क्यों, बाकी के भी समुदायों की कुरीतियों को हल किया जाना चाहिए। तो उसको इसी केस के अंडर में देखा जाता है, द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम नरासू अप्पा। तो हमने नकारात्मक पंथ निरपेक्षता की बातें पढ़ी है, उसके बाद में उसका एक परिष्कृत रूप जो वैकल्पिक सेक्युलरवाद है उसकी भी चीज़ें पढ़ी है। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। तो ये मूल उद्देशिका में ही था, जनता का शासन, जनता की सहमति से, जनता की भागीदारी से शासन करना, ये सभी चीज़ें होती है लोकतंत्र में। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग के भाषण में कहा था नवंबर 1963 में कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन, इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों लोकतंत्रों को भारत अपनाता है और प्रत्यक्ष की बजाय प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को भारत ने अपनाया है। मतलब एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि स्टेट ऑफ हेड होता है, वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट
उसके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। और हमारा लोकतंत्र राजनीतिक के साथ में सामाजिक रूप से भी बराबर, मतलब कि व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों को बराबर महत्व देता है। अब बात करते हैं गणराज्य की। यह भारतीय राज्य की प्रकृति का लास्ट हिस्सा है। हमने 4 चीजें पढ़ ली है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रणाली से निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। मतलब गणराज्य का मतलब यही है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो निर्वाचित होगा, प्रणाली चाहे कोई भी हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जो भारत के राष्ट्रपति की मुहर है, वहां पर भी भारत गणराज्य लिखा हुआ है। और अगर थोड़ा वाइड इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो गणराज्य का एक यह मतलब भी होता है कि गणराज्य में सभी नागरिक एक तो समान होते हैं और सार्वजनिक पदों पर सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन जो संकीर्ण है परिभाषा, उसमें केवल यही है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होना चाहिए। अब बात करते हैं नागरिकों को यह उद्देश्य का क्या देगी, मतलब संविधान क्या देगा नागरिकों को। ये न्याय देगा। और कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि दुर्बल वर्गों का ये पक्ष लेगा, जो इस फॉर्मूले पर काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख पहुँचे। लेकिन इसके अलावा भी ये दुर्बल वर्गों का थोड़ा स्पेशल पक्ष लेगा, जैसा कि अनुच्छेद 17 और 18 में लिखा हुआ है, जैसे कि उपाधियों का अंत है या अस्पृश्यता का अंत है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से मतलब है वितरणवादी न्याय, मतलब कि उत्पादन और वितरण के साधनों और धन संपदा उसका न्यायोचित वितरण करेगा। यह नहीं है कि किसी के पास में बहुत ज़्यादा संपदा है और किसी के पास में बहुत कम, तो इस खाई को कम भी करेगा। सामाजिक और आर्थिक न्याय का विचार 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में भी परिलक्षित होता है। आर्थिक न्याय की, सामाजिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की, तीनों की नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही है। और जब ये लास्ट में जोड़ा गया था प्रस्तावना में, तो ये सबसे मेन फीचर की जगह आया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि सब समान है, सबको समानता का अधिकार, जैसे कि 14 से 18। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब राजनीति में जन सहभागिता पूर्ण रूप से खुली होगी, सब मिलकर इसमें भाग ले सकते हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कैसे याद रखना है, पिछले लेक्चर में बताया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 चीजें जो हमारी उद्देशिका में है, वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है, जो 1790 में हुई थी। लेकिन जो न्याय का पार्ट है वो 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। तो ये 2 चीजें आप याद रखिए। यह है स्वतंत्रता आबाद नहीं है, मतलब इस लिमिटलेस नहीं है, इसकी कुछ लिमिट्स हैं। जैसा कि अनुच्छेद 19 और 25 और 28 में इसकी व्यवस्था की गई है, और इन्हीं अनुच्छेदों के साथ में इनकी लिमिटेशन भी दी गई है कि आपको ये स्वतंत्रता है, और उसी के अगले उपबंध में कि ये स्वतंत्रता पर ये प्रतिबंध है। मौलिक अधिकार राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देते हैं। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता पर जितने भी मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि देखिए आर्थिक स्वतंत्रता को काफी हद तक इसमें कम कर दिया गया मूल अधिकारों में, तो इन दोनों चीजों पर ज्यादा, और नागरिक स्वतंत्रता में ही आर्थिक स्वतंत्रता माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर बात करते हैं। कुछ उपबंध है,
जैसे कि समान न्याय, महिला पुरुष के साथ में समान व्यवहार, उनको समान मजदूरी। राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित है। तो 3 चीजें हमने देखी हैं कि फॉरेन से है, जो बीच का जो मैटर है उद्देशिका का, 1917 की रूसी क्रांति से न्याय का, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता ये फ्रांसीसी क्रांति से, और राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम से। समता 2 प्रकार से बात की गई है। एक तो आपको प्रतिष्ठा, स्टेटस की सबके समान होगा और अवसर भी आपको सबके समान मिलेंगे। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, बल्कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार। इसका मतलब यह होता है कि सभी के साथ समान व्यवहार से कि एक गरीब है और एक अमीर है, अगर दोनों को किसी एक अवसर दिया जाए कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी एक एक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, तो आप दोनों को हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तो अमीर के पास में पहले से ही लाखों रुपए हैं, लेकिन गरीब के पास केवल वो 1000 रुपए है। तो ये क्या, इसे कहते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार। ये अलग है समान के साथ समान व्यवहार से। क्या ये समान के साथ समान व्यवहार था? नहीं, ये था असमान के साथ समान व्यवहार। तो ऐसा भारत अडॉप्ट नहीं करता है। भारतीय संविधान कहता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाए। अगर दोनों गरीब है तो उन दोनों को साथ में समान, अमीरों के साथ में उस समय, और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब कि जो अमीर है उसे आप क्यों रिफंड, मतलब क्यों सब्सिडी देंगे, लेकिन गरीब को आपको सब्सिडी देनी है कोई चीज़ स्टार्ट करे तो, एज ए एग्जाम्पल। तो असमान के साथ असमान व्यवहार, ना कि उनके साथ में समान व्यवहार। विशेषाधिकारों और विषमताओं को समाप्त करना, जो लोगों के बीच में खाई उत्पन्न करती है उन सभी चीज़ों को, जो स्टेटस को लेकर हो चाहे कैसे भी, इसके लिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत वगैरह जैसे उपबंध किए गए हैं। विभेदों का अंत कर प्रत्येक प्रकार के विभेदों का अंत नहीं। विभेदों का अंत तो करना, लेकिन हर प्रकार के विभेद का अंत नहीं। अतार्किक भेदों की समाप्ति, मतलब जिन दो लोगों में अगर हम भेद करते हैं उनके बीच में कोई तर्क ही नहीं है, जैसे कि आप उपाधि को लेकर या उन टैलेंट सेम है फिर भी आप दोनों को अलग अलग मान रहे हो, तो वह अतार्किक है। इनमें आता है धर्म, लिंग, जाति, इनके बारे में भेदभाव करना अतार्किक भेदभाव कहलाता है। अब बात करते हैं प्रस्तावना का। समता वाला उपबंध समता के 3 आयामों को समेटता है। तीनों आयाम कौन से हुए? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। नागरिक समता 14 से 18, जो राजनीतिक समता का ही पार्ट है। राजनीतिक समता कि किसी को भी धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोक सकता। और 326 में वयस्क मताधिकार की बात की ही गई है, जिसमें कोई भी विभेद नहीं कर सकते। आर्थिक क्षमता की बात अनुच्छेद 29 में की गई है और राज्य को दायित्व भी सौंपा गया है। अवसर की समाप्ता के लिए संरक्षणात्मक विभेद जैसे कि 15(4) में है। अब आगे बात करते हैं बंधुत्व, फर्टेनिटी। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका ऐसे बंधुत्व की बात करती है जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बढ़ाए। व्यक्ति की गरिमा के लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का समाप्ति की बात की गई है और 18 में उपाधियों की समाप्ति की भी बात की गई है, जो कि व्यक्ति की गरिमा से सीधे संबंधित है। अर्नेस्ट बारकर ने बंधुता को सहकारिता का सिद्धांत कहा है। अंबेडकर के शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता को समानता से, समानता को स्वतंत्रता से और इन दोनों को बंधुता से पृथक नहीं किया जा सकता। तो अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता में अंतर संबंध बताया है कि जैसे कि बंधुता, समानता
और स्वतंत्रता। इनके बीच में ये जो ट्राइंगल है, ये तीनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक को भी हटाया जाए तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करते हैं एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता को भी 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, लेकिन इससे पहले भी 16वें संविधान संशोधन 1963 में भी कुछ उपबंध किए गए हैं जो राष्ट्र की अखंडता को बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 19(2) स्वतंत्रता के अधिकार में एक प्रतिबंध, 19(3) और 19(4) स्वतंत्रता के अधिकारों में प्रतिबंध लगाए गए हैं युक्ति संगत। और युक्ति क्या रही कि अगर अखंडता को कोई आंच आती है तो उस समय उस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरे अनुसूची में जो शपथ दिलाई जाती है उसमें भी अखंडता का शब्द जोड़ा गया। और 1980 के दशक में, मतलब जब अखंडता का पार्ट 8 कर दिया है उद्देशिका में, उसके बाद में न्यायिक सक्रियता के चलते व्यक्ति की गरिमा को जीवन के अधिकार के साथ मिला दिया। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि जो न्यायपालिका है वो खुद थोड़ा सक्रिय रहेगी, और अगर उसके पास ऐसा कोई मैटर नहीं भी आता तो वो अपनी दखल के अनुसार उस चीज़ को अपने पास बुलाएगी और उस पर वाद करेगी। और गरिमापूर्ण जीवन से सरोकार रखने वाले हर पहलू को संवैधानिक अधिकारों का दर्जा दिया जा रहा है। इसलिए अनुच्छेद 21 दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा को पहले जीवन के अधिकार में मिलाया गया था अनुच्छेद 21 में। अब गरिमा में क्या क्या चीज़ें हैं उनको डिफाइन किया जा रहा है और उनको इसी एक्ट में, इसी अनुच्छेद में डाला जा रहा है और उसका अधिकार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं लास्ट की 3 चीज़ों के बारे में। पहली, अंगीकृत, मतलब अडॉप्ट किया जा रहा है, यानी अपनाया या ग्रहण करना या संविधान को स्वीकार करना, इसे अंगीकृत कहते हैं। अधिनियमित, मतलब इनेक्ट, मतलब कानून को अमल में लाना, संविधान को लागू करना, स्वीकार करना, लागू करना। और आत्मसमर्पित, गिव टू ओवर सेल्स, मतलब स्वयं को समर्पित करना या स्वयं को संविधान सौंपना। तो इन तीनों चीज़ों का आपको मतलब पता होना चाहिए कि अंगीकृत मतलब हम संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, अधिनियमित मतलब हम उसको लागू कर रहे हैं, और आत्मसमर्पित मतलब हम ये संविधान खुद ही को सौंप रहे हैं, भारत को और भारत के लोगों को। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ और उनका क्या मतलब रहा है जब वो लागू हुए थे तब से लेकर वर्तमान तक। अब इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भारत की उद्देशिका है क्या उसे भारत का पार्ट माना जाता है या नहीं, अगर माना जाता है तो क्या उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है और व्याख्या किस हद तक की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।